नमस्कार दोस्तों, शाश्वत मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज रंग विमर्श में चलिए मुलाकात करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ से नाट्य निर्देशन के लिए सम्मानित एक्टर एवं एक्टिविस्ट श्री अनिल रंजन भौमिक जी, जिन्हें हम प्यार से दादा भी कहते हैं। तो आइए मिलते हैं श्री अनिल रंजन भौमिक जी से। शाश्वत मंच पर आपका स्वागत है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, दादा तुम्हारा भी स्वागत। थैंक यू दादा। दादा, मैं पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हैं जो शायद अभी आपसे पहली बार मुखातिब होंगे कि जी जी। आपने वैसे तो थिएटर में एक अच्छे एक्टर डायरेक्टर के रूप में ख्याति प्राप्त की है, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कहाँ और कब से शुरुआत की आपने, अपने बारे में कुछ बताया दादा। रंगमंच की शुरुआत तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक बंगाली परिवार से हूँ, तो दुर्गा पूजा से तो हम लोगों की शुरुआत हो ही जाती है। लेकिन साथ ही साथ मुझे हमारे कानपुर में एक देवा सिंह पार्क होता था, वहां पर रामलीलाएं होती थी, वो बिल्कुल घर के बगल में था। तो रामलीलाओं को देख करके हम बहुत प्रभावित हुए और शाम को हम लोग जो देखते थे, शाम को उसी का ही अभिनय हमारे एक मित्र थे आदर्श कुमार गुप्ता, उसके घर के बड़े मंच पे करते थे। उस समय उम्र ये मैं 1970 की बात बता रहा हूँ। हम लोग तब रहे होंगे 8वें क्लास में। तो तब ये शौक लगा और साथ ही साथ दुर्गा पूजा में जो बंगला नाटक हम लोग करते थे, उन बंगला नाटकों से भी मेरी शुरुआत हुई। लेकिन हिंदी नाटकों में जो विधिवत शुरुआत हुई वो श्री रामकृष्ण मिशन स्कूल से, जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब होते थे पातीराम भट्ट जी, तो खुद एक नाटककार थे, तो उन्होंने कुछ नाटक कराए। और साथ ही साथ भारतेंदु नाट्य केंद्र, जो अब भारतेंदु नाट्य एकेडमी हो गया है, उसका 1976 में दर्पण के साथ एक वर्कशॉप हुई थी कानपुर में, करीब 3 महीने की सघन कार्यशाला श्री एम के रैना जी के निर्देशन में। वहां से विधिवत मैंने हिंदी रंगमंच में प्रवेश किया और दुष्यंत कुमार जी का नाटक एक कंठ विस्फाई, वही मेरा पहला नाटक है जो मैंने एम के रैना जी के निर्देशन में एक प्रशिक्षण लेने के बाद किया। जी जी दादा। दादा, आपने जब आप रंगमंच से जुड़े तो क्या अनुभव किया आपने रंगमंच पे कि हमें नाटक क्यों करना चाहिए? जब ये प्रशिक्षण हुआ था ये भारतीय नाट्य केंद्र से, तो उसमें श्री एम के रैना जी तो आए थे। उनके साथ साथ हमें पद्मश्री राज विसारिया जी, के एन कक्कड़ जी, बलराज पंडित जी, इन सबसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो रंगमंच से में शौक तो था ही, तो मुझे भी लगा कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और मैं दर्पण ने मुझे अपने साथ जोड़ा और दर्पण कानपुर के साथ, इसके प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी होते थे, उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना होगा और बहुत से नाटकों में उन्होंने मुझे अभिनय करने का मौका दिया, जिसमें एक और द्रोणाचार्य सुशील कुमार सिंह जी के निर्देशन, उसमें एकलव्य बना था, पोस्टर नाटक कथानंदन की, इस तरह के बहुत से नाटक हमने दर्पण के साथ 2-3 साल किए। और बंसी कौल जी के साथ हम लोगों ने प्रजा ही इतिहास रचती है नाटक दर्पण के साथ किया था। तो मुझे लगा कि मुझे यही ऐसा ही करना है, क्योंकि एम के रैना जी, बंसी कौल जी, बलराज पंडित जी को, इन सबको देखने के बाद लगा कि प्रशिक्षण कितना जरूरी है। तो उसी के लिए मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी प्रवेश के लिए अप्लाई किया और मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति होती है ना, और
रंगमंच तो अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, तो मुझे लगा अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इससे इससे अच्छा माध्यम कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैंने ठान लिया कि मैं जीवन में करूँगा तो यही सब करूँगा। लेकिन जैसे कि हम लोग बहुत बांग्लादेश में मेरी जन्म है और हम लोग 1962 में अपनी भतीजी को देखने के लिए सिर्फ कानपुर आए थे, और भारत 62 की लड़ाई हो जाने के बाद हम लोग फिर यहीं रुक गए, फिर 65 की लड़ाई हो गए, वापस नहीं जा पाए, तो अब तो यहीं रहना था। तो रोजी रोटी कैसे हो, क्या हो, एक नौकरी भी चाहिए। इत्तेफाक से एक ही दिन दो चिट्ठियां आती हैं, एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की और एक आती है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अब असमंजस कि कहाँ जाना है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए जाना है कि आपको बैंक में जाना है। तो शरद नागर जी से मैं दस्तखत कराने के लिए गया था लखनऊ में, अमृत नागर जी के पुत्र, और उस समय वो सचिव थे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के। तो मैंने सोचा उनसे तो एक व्यवहार हो ही गया था, दर्पण कानपुर और दर्पण लखनऊ के नाते आना जाना लखनऊ से लगा ही रहता था, और लखनऊ में जाके हम लोग दर्पण कानपुर के बहुत नाटक करते भी थे, और दर्पण लखनऊ के नाटकों को देखने का एक शौक भी पैदा हो गया था। और समझ लीजिए कि वहीं से देखते देखते हम लोगों को लगा कि इसी में होना चाहिए। शरद जी ने एक बात कही थी कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कीजिए, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि आप में अगर दम होगा तो किसी न किसी दिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच ही जाएंगे। तो जैसा कि होता है, और वो निर्णय आज लग रहा है बिल्कुल सही था। और 40 वर्ष की पूरी सेवा करने के बाद यूनियन बैंक में मैं रिटायर होकर के आजकल समानांतर इंटीमेट थिएटर के माध्यम से रंगकर्म कर रहा हूँ। और वो डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था कि मैंने शरद नागर जी ने जो कहा था, क्योंकि मुझे लगता है भारतवर्ष में अभी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई है, या उस समय 1976 में ये स्थिति नहीं बन पाई थी कि हम स्वतंत्र रूप से एक रंगकर्म करते हुए पूरा आप ये कह सकते हैं कि क्या जीवन चला पाएंगे। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, बाद में तो बहुत सारी स्थितियां बनी कि टेलीविजन आया, फिल्मों में लोग जाने लग गए, लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं थी। तो वो निर्णय सही था। और शरद नागर जी ने एक बात और कही थी कि अगर सीखने का मादा होगा तो तुम सीखते चलोगे। और रितंदरा जी या हमारे दर्शक मैं बता रहा हूँ कि उस वर्कशॉप ने जो मुझे दिया, पहली नौकरी मेरी आजमगढ़ में लगी थी, वहां पर समानांतर का गठन किया, और उस गठन के साथ साथ बादल सरकार जैसे लोग जुड़े, शशांक बहुगुणा जैसे लोग जुड़े, जिससे हमने तीसरे रंगमंच और मनोशारीरिक रंगमंच को सीखा। हमारे बहुत से मित्र लखनऊ के बने जिन्होंने मुझे पल पल सिखाया। और मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ आज के नौजवानों को कि उस समय शरद नागर जी ने जो मुझसे बात कही थी कि जहां सीखने का मौका मिले वहां सीखो, तो मैं एक झोला लेकर के आजमगढ़ से निकल जाता था। मालूम चला बनारस में कोई आया हुआ तो वहां मिलने चले गए, लखनऊ में कोई वर्कशॉप हो रही वहां चले गए, कोई परिचर्चा हो रही तो उन परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए चले गए। तो इस तरह सीखते सीखते निर्णय मैंने लिया कि मैं नौकरी करते ही रंगकर्म करूंगा, लेकिन नौकरी में किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं लूंगा। मैं 40 साल पहले 1978 में जिस पद में मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था, उसी पद से मैंने रिटायर किया, जबकि मेरे बहुत से साथी रीजनल मैनेजर और जीएम और बहुत बड़े बड़े पदों पे गए, लेकिन मुझे इस बात की कभी गिलानी नहीं हुई कि मेरा निर्णय कहीं से भी गलत था। रंगकर्म ही करना था, और अपने पेट चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए, परिवार चलाने के लिए नौकरी करता था। जी दादा, अभी आप बात कर रहे थे नेशनल ड्रामा ऑफिस दिल्ली की, तो एक सुषमा रंगकर्मी सुषमा जी का आपसे प्रश्न सुषमा है, जी क्या नमस्ते। आप जी क्या आपने एनएसडी से भी प्रशिक्षण लिया है? एनएसडी से
प्रशिक्षण के एनएसडी के द्वारा जो बहुत सारे नाट्य कार्यशालाएं होती थी, उन कार्यशालाओं को ज्वाइन किया था। और एक तो 1996 में इलाहाबाद में भी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित हुआ था। तो उसमें भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने मिल करके एक वर्कशॉप किया था, उसमें भी हमने ज्वाइन किया था। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा कहीं भी कोई वर्कशॉप होती थी तो उन वर्कशॉपों को करते थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उस तरीके से नहीं जुड़े, लेकिन जो शरद नागर जी ने बात कही थी कि अगर दम होगा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक पहुंचोगे, तो अपने सीखते सीखते लोगों से जानते बूझते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो एक्सटेंशन प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में लोगों को प्रशिक्षण करने का भी मुझे मौका मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारंगम के चयन समितियों में रहा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के करीब करीब सभी लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा हूँ। हाँ, मन में तो रह ही गया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं जा पाए, लेकिन मैं लगातार साल में 2 बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जरूर हो आता था। और उस समय के हमारे बैच के 78, 79, 80 के बैच के जो लोग थे, उनसे जाकर जरूर मिलता था और वो सारे मेरे मित्र हैं आज भी। तो इस बात की कभी मतलब कमी नहीं लगी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं गए, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षकों से, वहाँ के साथियों से लगातार संपर्क रहा, उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात, पिछले ऐसे ही कार्यक्रमों में हमारे मंच के कलाकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 साल आपको विभिन्न शैलियों के नाटकों का प्रशिक्षण देता है, लेकिन आपका सही प्रशिक्षण होता है अपने दल के साथ वापस लौट के काम करना। वहां पर आप सीखते हैं कि हम आगे क्या तय करेंगे, और वही प्रशिक्षण सबसे अच्छा प्रशिक्षण होता है जो आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलने के बाद किसी ग्रुप में या अपने ग्रुप में, तब आप उन सारी चीजों का सामना करते हैं और वही प्रशिक्षण सही मानों में होता है। दादा, इनका एक और प्रश्न है सुषमा जी का कि क्या आज की युवा पीढ़ी बिना जॉब के रंगकर्म कर सकती है? मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। ग्रांट्स लेके कुछ लोग अगर करते हैं तो वो भी नहीं, क्योंकि एक कलाकार को जिस तरह रेपर्टरी ग्रांट 6,000 रुपए मिलता है, 6,000 रुपए में आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता है। जब भारत रंग उत्सव के राष्ट्रीय नाट्य समारोह में चयन समिति में गए थे, तो वहां पर रुद्रदा ने एक बात उठाई थी कि हम लोग 6,000 रुपए के कलाकार हैं, हम लोग की केवल 6,000 रुपए मिलते हैं कलाकारों को, और 10,000 रुपए जो प्रधान होता है उसको मिलता है। तो 10,000 और 6,000 में कैसे चल सकता परिवार आपका? नहीं चल सकता है। तो मुझे लग रहा है जो आज के हालात हैं, अगर रंगकर्म करना है, आपको फिल्म नहीं करना, टेलीविजन नहीं करना, अगर रंगकर्म करना है तो आपको कहीं ना कहीं एक नौकरी करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोई भी हो। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई भी छोटा मोटा पद नहीं होता है। ये मैंने अपने जीवन में अपने लिए भी उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ कि आप अगर रंगकर्म करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ेगा। अभी परिस्थितियां नहीं बन पाई हैं कि आप स्वतंत्र रूप से, अगर घर से भी मजबूत नहीं है आप, तो आप रंगकर्म नहीं कर सकते हैं। ये हालात नहीं है, हमारे सिस्टम में अभी ये बात नहीं आ पाया है। और कलाकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो हमारे सिस्टम के द्वारा, अभी भी हम आजादी के इतने साल हो गए हैं, हम 70 साल दादा 70 साल की दादा बात आप करते हैं, इसकी लेकिन वजह है, अभी आप भी क्या कोई मानते नीति हैं? नहीं बन पाई है। जी जी, दादा इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि क्या माने, सरकार की तरफ से कोई कमी है या हमारे जो सक्रिय आंदोलन है उसमें कोई कमी है?
देखिए, पहला तो आपको तय करना है कि जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। कमियां हम सिस्टम की भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा कोई राष्ट्रीय रंगमंच नहीं बन पाया है ना। हमारा भाषागत इतने तरह की हमारी भाषाएं हैं, और हम सिर्फ एक दिल्ली को ही मान लेते हैं कि वही राष्ट्रीय रंगमंच है, जबकि हमारे भारतवर्ष में कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां, कितनी शैलियां हैं। तो हमारा रंगमंच, एक भाषा का राष्ट्रीय रंगमंच कैसे हो सकता है ना। जो बात रतन श्याम जी चाहते थे कि सिर्फ एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्यों, जिस तरह आईआईटी इतने हैं, उसी तरह फुल फ्लेज पूरे देश में कम से कम नहीं तो 5 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय होने चाहिए, जिसमें भाषागत हर भाषा के कलाकार वहां जाके काम सके। हाँ, वहां से निकलने के बाद हो सकता है कि जिस तरह हम लोगों ने 1980 में एक आंदोलन चलाया था कि शिक्षा के साथ रंगकर्म को जोड़ा जाए, बचपन से। गोरखपुर में गिरीश रस्तोगी जी ने एक बहुत बड़ी गोष्ठी की थी, जिसमें नेमी जी भी गए थे और मुझे भी आजमगढ़ से जाने का मौका मिला था, और उस समय मेरी उम्र 20-22 साल थी। लेकिन उन्होंने एक विषय रखा था विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग। मैं ही एक अकेला व्यक्ति था जिसने कहा विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग नहीं होने चाहिए। तो नेमी जी ने क्या बात है, क्या नहीं, तो मैंने वो पूरी बात रखी कि जिस तरीके से हम पेंटिंग की क्लासेस, जिस तरीके से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, अंग्रेजी बचपन से करते हैं, या ड्राइंग की क्लासेस बचपन से करते हैं, उसी तरह संगीत क्लासेस बचपन से करते हैं, उसी तरह हमारे बचपन में से रंगकर्म को शिक्षा में होना चाहिए। तब यही जो लोग प्रशिक्षित होंगे, यही लोग उन विश्वविद्यालयों में जाएंगे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकलेंगे, भारतीय नाट्य अकादमी से निकलेंगे, और वो लोग उन लड़कों को भी प्रशिक्षित करेंगे, और उनका भी इस समाज में एक सम्मान होगा। क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि हर आदमी पूछता है क्या करते हो, नाटक करते हो। हाँ ठीक है, नाटक करते हो, और क्या करते हो? हाँ नाटक करते हैं। अरे भैया नाटक, ये प्रश्न सभी लोग देखते हैं। तो अभी भी रंगकर्मियों को आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखिए, कोई उतना सम्मान नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन ये प्राइमरी स्कूलों में रंगकर्म होगा, इंटरमीडिएट में होगा, और डिग्री कॉलेजेस में तो शुरू हो गया है, तो वो जो लोग डिग्री कॉलेजेस में हैं, जिसमें हमारे शहर के भी बहुत लोग हैं, या हमारे विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक नाट्य विभाग खुला था, लेकिन वो आगे क्यों नहीं चल पाए वो तो अलग बात है। लेकिन जहां पर चल रहा है, और वहां पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग हैं, और वो लोग उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग वहां से निकल रहे हैं उनकी भी तो सुध लेनी चाहिए। हम अगर किसी कंपनी में कोई माल बनाते हैं, हम केवल इस तरह समझा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा माल, ये भी तो होना चाहिए। तो प्रशिक्षण के बाद हमारा ये कहाँ जाएंगे, उसकी भी अगर वो प्रशिक्षण संस्थान नहीं सोचेगी, या हमारे सिस्टम, हमारी सरकार नहीं सोचेगी, तो उन कलाकारों को मैं कोई दोष नहीं देता हूं जो प्रशिक्षण लेने के बाद फिल्मों या दूरदर्शन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है, कोई भी वैकल्पिक स्थान नहीं है, तो इसलिए वो चले जाते हैं। उनको अगर मान सम्मान और इतना तो मिले कि वो लोग अपना परिवार चला सकें, रोटी खा सकें, तो मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं जाएंगे, नहीं भटकेंगे। तो जरूरी है कि हम रोजगार परक थिएटर होना चाहिए हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल दादा। दादा, हम लोग का प्रोग्राम जो है सत्यव्रत राउत सर भी देख रहे हैं। सर जी आपको जी जी प्रणाम। जी अभी पिछली नमस्ते मीटिंग में नमस्ते बैठे सत्यव्रत थे राउत जी। और आपका इसके तो बहुत अच्छा हुआ था, मैंने उस दिन सुना था जी। आपको नमस्ते कहा है। इस नमस्ते 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 जी, इसके अलावा अख्तर अली सर जुड़े हुए हैं, वो अरे वाह शांति वाह भूषण वाह, जी समंजस आपकी बाबू के स्टूडेंट, लेखक अख्तर जो अली है जी, विदुत नमस्ते। जी, आलोक नायर। अरे हाँ, नमस्ते जी जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो ये सब सब लोग समानांतर से जुड़े हुए आपको थे जो हमारे साथ जी। है आपका नमस्ते कर रहे हैं आपको। जी जी जी
जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। जी। दादा एक प्रश्न जी जी, एक प्रश्न रविंदर सिंह ने किया है कि सर जैसा कि इस जी। समय महामारी के दौरान घर पर हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रितुद्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। रितंद्रा जी म्यूट हो गई शायद, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। आप शायद म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कीजिए। शायद रितंद्रा जी की कोई समस्या आ गई है। तो साथियों, मेरा सिर्फ जो भी नए लोग हैं, शायद किसी ने ये प्रश्न किया होगा कि कोरोना काल में रंगकर्मी क्या करें। तो पिछले 1 साल से हम लोग सभी लोग घर में हैं, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा अवसर मिला है हर रंगकर्मी को, हर उन जो क्रिएटिव लोग हैं, तो हम पढ़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें, कविताओं को पढ़ें, अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखें। इतना सुनहरा अवसर फिर नहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों से बात करें, और इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम हो रहे तो उसमें सम्मिलित हों। ये एक ऐसी आपदा है कि उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो कम से कम आप रंगकर्मी हैं, पिछले साल देखा होगा आप लोगों ने कि हमने भी कई इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए थे, पूरे देश को जोड़ा था। लेकिन पिछले साल की महामारी और इस बार की जो महामारी, उसमें बहुत फर्क है। पिछले साल इतने आंकड़े नहीं थे, अपने इतने स्वजन नहीं गए। हमारे शहर से ही आप जानते हैं कितने रंगकर्मी चले गए हैं। शशिकांत शर्मा जी चले गए हैं, रामचंद्र गुप्त जी चले गए, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जी चले गए, और हम सबकी प्रिय सफलता नायर, अभी कोरोना से ही उनके देहांत हुआ है। ऐसे बहुत से लोग जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, वो कोरोना से पीड़ित हुए हैं। तो हम लोगों को घर में ही रह के, सुरक्षित रह करके, ज्यादा से ज्यादा समय अध्ययन में लगाएं, अपने दोस्तों से बात करें। जब भी मन आए आप मुझको भी फोन कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या हो। और मैं इस माध्यम से और बता दे रहा हूं कि किसी को भी कोई भी पुस्तक पढ़ने की अगर शौक रखता हो और पढ़ना चाहिए, तो मुझसे ले जा सकते हैं। जब आइए, कुछ पुस्तकें ले जाइए, और हो सके तो लौटा भी दीजिए, और पुस्तकों को पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए, देखिए, है ना, उनके कामों को देखिए, अच्छी अच्छी फिल्मों को देखिए, लोगों से बात कीजिए। हमारे कई मित्रों को हम कहते हैं, जो भी मेरे पास साथ आते हैं, कि आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के लोगों, आजकल फोन के सभी के पास है, और सबसे बात कीजिए। सबसे बात, पहली बार हो सकता है वो आपसे इंटरेक्ट ना करें, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, आपकी जिज्ञासाओं का शमन करेंगे। और हम लोग इसी तरह सीखे हैं, अपने लोगों के से जुड़ करके, अपने सीनियर लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने रंगकर्म को सीखा है, आज भी सीख रहे हैं। और हम जो कार्यशालाएं करते हैं, उन कार्यशालाओं में जो भी विद्यार्थी आते हैं, उनसे मैं प्रशिक्षित होता हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं सिखाता हूँ, मैं तो जहां से जो कुछ मिलता है उसको अपने में ऐड करता हुआ चलता हूँ, और उन सब लोगों को सिखाता हूँ। लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि हमारे साथ जो छात्र जुड़ते हैं, जो प्रतिभागी जुड़ते हैं, वो मुझे सिखा जाते हैं और मुझे समृद्ध कर जाते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़िए। थिएटर हमें यही सिखाता है कि मनुष्य मनुष्य से जुड़िए।
जुड़ना बहुत जरूरी है, नाटककारों से जुड़िए। जी अख्तर अली जी सुन रहे हैं, मैं कैसे दोस्त बना उनका। आज उनका जी हमारे प्रिय नाटककारों में से अख्तर अली जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, राकेश जी हैं। तो जुड़ना पड़ता है, आप लोगों को जुड़ना जरूर पड़ेगा। जी 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 दादा, दादा नेट प्रॉब्लम आ गई थी तो जी जी जी, जी मैं मैंने, समझ अब रहा ठीक था। हो गया है। हाँ जी, अब लेकिन बहुत अच्छे से आपने संभाला, धन्यवाद। दादा मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही थी कि चूंकि जी बहुत सारे लोग एक उसी प्रोफेशन के बाद शौकिया रंगमंच भी करते हैं, तो आपने दादा कैसे सामंजस्य बिठाया, नौकरी भी और रंगमंच की दुनिया में भी किस तरह तालमेल बिठाया दादा आपने? मेरा हमेशा ये कहना होता है कि सबके पास जीवन में 24 घंटे होते हैं, तो जी टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। मैं बचपन जी से, जब क्लास 8 में थे, तब से मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और आज भी वही 4 बजे उठता हूँ। तो मेरे पास 4 बजे से लेकर 6 बजे तक अपना समय होता है, जिसमें हम पढ़ सकते हैं। और 7 बजे से, मैं, आप सब लोग जानते हैं कि 7 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना रंगकर्म करता हूँ। वहां से सीधे ऑफिस, 10 से 5 की ऑफिस किया, 5 या 5:30 6 भी हो जाता है। उसके बाद गोष्ठियां जरूर जाता था, इलाहाबाद में जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। किसी का नाटक होता है तो देखने जाता हूँ, और रात में लौट के परिवार को भी समय देता हूँ। इसमें मेरी पत्नी का जी बहुत बड़ा रोल है, चित्रा जी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने समानांतर जी को संभालते हुए, अभिनय करते हुए, बंगभाषी होते हुए उन्होंने बहुत से नाटकों में अभिनय किया। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने अभिनय से किनारे करके जी और हमारे पीछे बैकबोन की तरह खड़ी रही। उन्होंने घर संभाला, और आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारे दोनों बच्चे ने कॉकेशियन चौक सर्किल में रोल किए हैं। बेटी ने तो और आगे भी रोल किए, बाल भवन से जुड़ी जी रही। लेकिन वो लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए, और आज के जमाने में कैरियर, और अपने अपने कामों में चले गए। आज दोनों की शादियां हो गई हैं, चल रहा है। तो दादा टाइम मैनेजमेंट है, आप जी चाहेंगे तो जी उस जी टाइम जी को मैनेज करके जरूर कर सकते हैं। जी जी दादा सत्यव्रत राव सर कह रहे हैं, प्लीज जी टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस विद बादल दा। हाँ। जी बादल दा के साथ आज सुबह भी मेरी राम गोपाल बजाज जी से बात हो रही थी। उन्होंने फोन किया था, और रैना जी से भी आज हमारी बात हुई थी। तो बादल दा से कैसे जुड़ा हुआ, जब M.K. रैना जी नाटक कर रहे थे 1976 से 78 के बीच में कानपुर में, तो वो उस समय 2 नाटक कर रहे थे। हम लोगों के साथ वर्कशॉप ओरिएंटेड प्रोडक्शन था, जो भारतीय हिंदू नाट्य केंद्र की ओर से था। उसमें एक कंठ विशपाई, और साथ ही साथ वो दर्पण के साथ गिरीश कर्नाड के याद ही कर रहे थे। तो उनके साथ में बैठा बैठा प्रोफेशनल किस तरह से एटीट्यूड होता है, किस तरह से निर्देशन होता है, वो भी देखता था, और साथ ही साथ हम काम भी करते थे। वहीं से हमने बादल सरकार का नाम सुना, और उन्हीं दिनों एकजुट के हमारे भाई, एकजुट संस्था आई थी नाटक करने के लिए, बाकी इतिहास। कानपुर में हम लोगों ने बाकी इतिहास देखा। और उसी समय दर्पण लखनऊ ने एक नाटक किया था, उस वो भी बादल सरकार जी का ही था। तो इन दोनों नाटकों को देखने के बाद बादल और हमारे रैना जी ने जुलूस करके आए थे। वो जुलूस की बात करते थे, और मेरा पहला नाटक भी मुक्तांगन में ही हुआ था, बाल निकुंज के मुक्तांगन में। तो वो मुक्तांगन में करने का एक जो शौक, और वो जुलूस नाटक हमने जब आजमगढ़ में पहली बार किया, और कलकत्ता में एक वर्कशॉप चित्र प्रदर्शनी अशोक भौमिक की हुई थी। हम लोग गए थे, और हम लोग बादल दा को इनवाइट करने गए थे कि वो इसका उद्घाटन करें। तो वो 79 की बात है। बादल दा ने पूछा कि हमारा क्या क्या देखा, क्या क्या किया। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपका जुलूस किया। कैसे किया? हम लोगों ने बता दिया जैसे जैसे किया था। उन्होंने कहा तुम लोगों की वर्कशॉप की जरूरत है। तो मैं तो वर्कशॉप जानता था, मेरे साथ जो लोग गए थे। ये वर्कशॉप क्या होता है, मोटर वर्कशॉप तो जानते हैं, ये वर्कशॉप। बादल दा 1980 में आए, और आजमगढ़ में 10 दिन रह करके हम लोगों को तीसरे रंगमंच पर उनसे जो सबसे बड़ी बात सीखी, जो एक्सपीरियंस की बात कह रहे हैं,
समय, कि समय सबसे बलवान है और जिस समय वो शुरू करना है उसी समय शुरू होता था। एक बात कि टाइमिंग उनसे सीखी। आज भी मैं अपने एक रंगकर्मी मित्र से मिलने के लिए गया था। उन्होंने कहा मुझे 10-15 मिनट देर हो सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मैं फ़ोन करूँगा। मैंने कोई बात नहीं। लेकिन मैं वहाँ 9 बजने से 5 या 10 मिनट पहले पहुँच गया। ये बादल दा से, कारण जी से ये सब सीखा। दूसरी बात बादल जी के साथ जो एक्सपीरियंस है, बादल दा ने ट्रस्ट पर बहुत जोर देते थे। आपस में विश्वास, उनके बहुत सारे गेम्स ट्रस्ट पे हैं। हम एक दूसरे पे अगर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास बड़ी चीज है और रंगमंच हमें एक दूसरे से विश्वास करना सिखाता है। अगर हम वो बिल्कुल। विश्वास, ये बादल दा से सीखा और बहुत सारे वर्कशॉप किए। तो बादल दा के लिए अगर बोलना है तो क्या, राउत जी, पूरा एक दिन मेरा निकल जाएगा और जब मुझको उठाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल। और मेरे मतलब जो कुछ भी आज हूँ वो बादल दा की वजह से। जी जी। दादा, आपके इंट्रोडक्शन से मैंने पढ़ा था, एक लिखा था जी अंतर इंटीमेट थिएटर, अल्टरनेटिव थिएटर, नेटिव एवं एक्सपेरिमेंटल थिएटर के बारे में कुछ बताएं। ये जी। तीन जो थिएटर आपने, तो इसमें क्या क्या हाँ, प्रस्तुतियां किस तरीके की होती हैं? जी। असल बात जो ये अलग अलग नाम है, जैसे प्रोसिनियम रंगमंच को छोड़ जी। करके बादल दा जो गांव की तरफ जाने लगे, तो ये एक अल्टरनेटिव थिएटर, जी। एक दूसरा थिएटर, ठीक है ना। इंटीमेट थिएटर जब हम किसी कमरे में चारों ओर दर्शकों जी। को बैठाल करके किसी हॉल में करते हैं, कि इतनी इंटीमेसी होती है हम लोगों की कि कभी कभी तो हमारे कुछ लोग देख रहे हैं जिन्होंने स्पार्टकस किया है, विजयनगरम हॉल में किया है, तो हमारे गुलाम जाके कानों में फुसफुसा भी आते थे उन दर्शकों से, जो प्रोसेनियम में बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये इंटीमेट एकदम दर्शक और हमारा एक्टर्स एक ही तल में बैठते हैं, दोनों लाइट में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ये इंटीमेट थिएटर हुआ। अल्टरनेटिव थिएटर जो प्रोसीनियम से बाहर आए, ठीक है ना। और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं आप अपने आप को। बादल दा हमेशा कहते थे कि मेरी नकल नहीं करो। मैंने जिस तरीके से एक बदलाव के लिए थिएटर किया था प्रोसीनियम से, तो मुझे भी बदलने के लिए आगे लोग आना चाहिए, वो बदलाव भी होना चाहिए। तो वो हम एक्सप्लोर बिल्कुल। करते हैं। तो अल्टरनेटिव थिएटर हुआ कि बिल्कुल। एक विकल्प के रूप में दूसरा थिएटर, जिसमें कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों तक कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। जी, हमारे थिएटर को अ, महंगा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल दादा, और मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपसे जुड़ी थी, याद है, मैं उस समय जी जी। हाँ, इलाहाबाद आपने वर्कशॉप भी विश्वविद्यालय किया में था, पढ़ नाटक भी रही किया है। थी। जी। तो वर्कशॉप में मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जिस तरह से वर्कशॉप में सारी, चाहे वो स्टोरी लेखन, हम लोगों ने अच्छा खासा छोटी छोटी उसमें प्रोजेक्ट वर्क भी बनाए थे। इम्प्रोवाइजेशन। तो जो उसमें हाँ, एक अभिनय इम्प्रोवाइजेशन। की जी जी, वो कैसे, चूंकि हम लोग प्रशिक्षण तो प्राप्त थे नहीं आर्टिस्ट, लेकिन आपने जो भी बारीकियां बताई तो निश्चित रूप से बहुत काफी सीखने को भी मिली। और जी अभी स्पार्टकस की बात कर रहे थे, उसकी भी रिहर्सल कराई, तो उस समय दादा मैं नहीं समझ पा जी रही थी जी। कि स्पार्टकस तो इतना टफ लग रहा था, लेकिन बाद में आया जब आपने 2-3 रिहर्सल कराए कि ये थीम क्या है, या बड़ा कठिन नाटक था। दादा, मैं जानना चाहूंगी कि रंगमंच के साथ आपने जिक्र किया है लेखन का कार्य का भी, तो उसके बारे में बताएं आप। लेखन तो हम लोग जब बचपन में ही हम लोग को टास्क मिलता था रामकृष्ण मिशन में लिखने के लिए। जी। जैसे आप लोग सब जानते हैं, कभी निबंध हम्म। कभी कुछ, तो लेखन तो वहां से कल्पनाशीलता बढ़ गई थी। हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा रितंद्रा जी, वो एक एक बच्चे का नाम जानती थी। एक एक पातीराम जी एक एक बच्चों को नाम से जानते थे, नाम से पुकारते थे। तो इतना प्रभाव पड़ गया था। आप किसी को भी किसी भी दफ्तर में जाइए और आपको कोई कहे रितंद्रा जी और एक सुनिए जी, में दोनों में फर्क है। तो वो वहां से हम लोगों ने सीखा था कैसे उस प्रभावित हुए इस काम से। तो वहीं से लेखन धीरे धीरे शुरू हुआ और लिखते रहे। फिर इलाहाबाद आए, श्री राम वर्मा जी से आजमगढ़ में जुड़े, तो साहित्य से परिचय हुआ। उन्होंने कहा इलाहाबाद जाओ,
जबकि मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो गया था आजमगढ़ से। मैंने इलाहाबाद को चुना, यहाँ के साहित्यकारों से मिले, और शायद ही कोई गोष्ठी इलाहाबाद की होती होगी, मैं नहीं जुड़ता हूँ। कोई भी ऐसा आंदोलन होगा जो मेरे मन का होता है, एक एक्टिविस्ट के रूप में मैं जुड़ता हूँ। और जो मूल बढ़िया लेखन शुरू हुआ, एक तो निर्मला ठाकुर जी ने रेडियो स्टेशन के लिए नन्ही दुनिया और बाल संघ के लिए और भी नाटक लिखवाए थे। लेकिन साथ ही साथ जब मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, तो सूरमोहन कुलश्रेष्ठ जी ने मुझसे कहा कि अब कम से कम 6 महीने के लिए तुम रिहर्सल नहीं करना। तुम वो जानते थे ये पागलों की तरह सुबह 6:45 बजे चले गए तो कैसे होगा। मैंने उनकी बात मानी, और घर में क्या करूं, क्या कर सकते हैं घर में, तो घर में बैठ करके वही 4 बजे उठ करके लिखना शुरू किया। और लिखते लिखते रोज एक कहानियां लिखने लगे। उसका प्रभाव ये था कि मंटो ने कहीं लिखा था कि रोज वो एक कहानी लिखते थे, तो मुझे लगा कि मैं भी क्या एक लिख सकता हूँ। मैं रोज एक कहानी लिखता था, और सबसे पहले प्रोफेसर अनीता गोपेश जी, जो मेरी बड़ी दीदी भी हैं, संस्था के अध्यक्ष भी हैं, उनको ले जाके सुनाता था। कभी अपने यश मालवीय जी को लेके जाके सुनाता था, और लोग वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब मैंने अशोक भौमिक जी से कहा कि मैंने इस तरह की कहानियां लिखी हैं, वो कलकत्ता लखनऊ दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो 10 लिफाफे बनाओ, और इन लिफाफों सब अखबार वहां पे भेज दो, सारी पत्रिकाओं में। वहां अगर छप जाता है तो तुम्हारा। तो सबसे पहले परिकथा में छपा, फिर हंस में छपा, ज्ञानोदय में छपा, और अब तक मैंने करीब 60 कहानियां लिखी हैं। हमारे दोस्त यश मालवीय और बहुत लोग पुस्तक रूप में आ जाना चाहिए, तो पुस्तक रूप में आएंगी तो बहुत से नाटक हैं, बहुत से कहानियां हैं, बच्चों के नाटक हैं। 8-10 किताबें तो तैयार हो जाएंगी, लेकिन उसके कभी चाह नहीं रही। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो। तो इस तरह मेरा लेखन शुरू हो गया, और जब छप जाता है तो बड़े दूर दूर से फोन आते हैं, कहीं भागलपुर से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं से। तो मन में लगता है यार ये तो अकेले की चीज है, कहानी में लिखना चाहिए। लेकिन रंगकर्म तो रस नस नस में है, खून में है। तो बिल्कुल रंगकर्म बहुत समय लेता है, बहुत समय लेता है। बिल्कुल। ये बात लाल बहादुर वर्मा जी भी कहते थे, मार्कंडेय जी जी कहते थे कि रंगकर्म बहुत समय लेता है, इसलिए हम लोग रंगकर्म की ओर बढ़ नहीं पाए। दादा, एक प्रश्न देवाशीष चटर्जी जी का है। जी वो पूछ रहे हैं जी जी। कि लेकिन दादा, एक्सपेरिमेंटल थिएटर साधारण दर्शक की समझ से परे हो जाता है अक्सर। आपको नहीं लगता कि नाटक का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है? मुझे भी ऐसा लगता है। एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे कुछ छात्र जो हमारे यहाँ से निकल के जाते हैं, उन लोग भी हमको कुछ प्रस्तुतियां दिखाते हैं, भले ही वो भारंगम में वो प्रस्तुति चुन ली जाती है, लेकिन हमें गांधी जी की वो बात याद रखना चाहिए कि जब कभी आप संकट में हो, तो आप सबसे निम्न व्यक्ति के बारे में सोचिए, तो आपका संकट दूर हो जाएगा। उसी तरीके से हम जब नाटक कर रहे हैं, तो एक निर्देशक नहीं, एक वो दर्शक जो कभी जिसने नाटक न देखा हो, वैसा बन करके निर्देशक अपनी रचना को खुद देखे, और क्या उसे समझ में आ रहा है। तो मुझे लग जी रहा है कि जन साधारण को जो बात समझ में आएगी, वही ग्राह्य होगी, वही बहुत दिनों तक जाएगी। और अब हमें एक लोभ से तो मुक्त होना पड़ेगा कि हम बड़े बड़े समारोह में जाने की बात नहीं सोचें, बड़े बड़े बजट के नाटक नहीं करें। हम इलाहाबाद से प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, बनारस, नैनी, ऐसे छोटे छोटे जगहों में अपने दलों को ले जाएं, जहां कोई सुविधा नहीं है। वहीं तो रंगकर्म करने में मजा आएगा। तो मुझे लग रहा है इस कोरोना के बाद हमारा रंगकर्म गांव की ओर जाना चाहिए। लेकिन हम सबका क्या होता है, एक टारगेट कि हमें भारंगम जाना है, हमें मेटा जाना है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। हम किस लिए रंगकर्म कर रहे हैं, सबसे पहला तो प्रश्न कि हम रंगकर्म क्यों कर रहे हैं। हम अपनी कोई बात करना चाह रहे हैं, तो हमारे 75% लोग तो गांव में रहते हैं। क्या हम कभी गांव गए?
अपनी प्रस्तुतियों को लेके गए। तो ये बादल दा ने हम लोगों को सिखाया कि उन्होंने प्रोसिनियम क्यों छोड़ा, इतना ताम-झाम लेकर के, क्योंकि वो जो ताम-झाम, इतना लाइट, इतना सब कुछ दिखाया जाता है, इसकी भी आवश्यकता है, ज़रूर है, लेकिन हम फ़िल्म से बढ़िया तो नहीं दिखा सकते। तो क्यों नहीं हम साधारण तरीके से अपनी बात को कहने के लिए मनुष्य के बीच में जाएँ, अपने प्रस्तुतियों को बहुत साधारण बनाएँ और बहुत उसके लिए बादल सरकार ने रास्ता दिखा दिया तीसरे रंगमंच के रूप में, और वो पूरे देश में ग्राह्य है, विदेशों में ग्राह्य है। बिल्कुल। दादा, एक प्रश्न सुषमा जी ने और किया है। अपने कार्यक्रम के अंत में प्रयागराज के वर्तमान रंग परिदृश्य के बारे में आपकी क्या राय है? जरूर बताइए। जब हम इलाहाबाद आए थे, तब 3A's और प्रयाग रंगमंच 2 संस्थाएं होती थीं। सचिन दा का कैंपस थिएटर होता था, हमारे परिमल दा का ग्रुप होता था, रज्जू भैया का ग्रुप आस्था होता था, परिमल दा का अपना ग्रुप था, तो रूपकथा। तो ये 5-7 संस्थाएं होती थीं। उस समय कोई ग्रांट नहीं होता था, लोग घरों-घरों में जाकर के टिकट बेचते थे। और एक संस्था और इलाहाबाद में थी, दस्ता, जो नुक्कड़ नाटक बहुत करती थी, बहुत शानदार नुक्कड़ नाटक करती थी। उस समय तो एक नुक्कड़ नाटकों का दौर चला था। धीरे-धीरे वो संस्थाएं के लोग वरिष्ठ होते चले गए, अपने नए लोगों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। जो भी होगा, वो सेकंड लाइन नहीं तैयार होने की वजह से वो नहीं। फिर हम जैसे लोग, नंदू ठाकुर जैसे लोग, ये सब उभरे, शैलेश श्रीवास्तव जैसे लोग, बहुत सारे जो लोग आगे आते गए और वो रंगकर्म करते रहे। तब भी कोई ग्रांट की बात नहीं थी, बहुत अच्छा होता था। हम लोग 2-2 रुपए में टिकट बेचते थे, नॉर्दर्न रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल में नाटक करते थे। मैं तो इंटीमेट थिएटर ही करता था। बोमा, स्पार्टकस, गाड़ी माटी की, मृच्छकटिकम, ये सब मैंने इंटीमेट थिएटर में किया है, स्पार्टकस, बहुत सारे। लेकिन हमारा शहर का रूप बदल गया जब से ये ग्रांट जैसी चीज आई, और उसमें भी इंडिविजुअल ग्रांटी जैसी आई। मैं हमेशा रंगकर्म सामूहिक कला है, एक ग्रुप थिएटर है, जो बंगाल में भी आपने देखा होगा, ग्रुप थिएटर बना है। ग्रुप के लोग जुड़ते हैं, आपस में बात करते हैं, ग्रुप होना चाहिए, बिना ग्रुप के नहीं। तो इंडिविजुअल ग्रांट ने ग्रुपों को तोड़ा, क्योंकि हर आदमी को लगने लगा कि मैं अप्लाई कर दूं, मैं डायरेक्टर, एक वर्कशॉप कर लिया, डायरेक्टर इधर उधर से देख करके कर लिया। तो वो ग्रुप की भावना नहीं रही, ग्रुप नहीं बन पाए। ग्रांट लेना किसी भी तरीके से खराब नहीं है, हमारा ही टैक्स है, मैं टैक्स भरता हूँ, हमारा ही टैक्स है। लेकिन मैं बैंक में काम करता था, दूसरों का हिसाब रखता था, लेकिन मैं न अपने घर का हिसाब रख पाता हूँ, न अपना हिसाब रख पाता हूँ। तो ग्रांट ने निर्देशक को मैनेजर बना दिया। हम मैनेजर नहीं है कि हर चीज मैनेज करें, मैनेज तो कोई और करेगा। हम एक कल्पनाशील निर्देशक हैं। हम ग्रांट के चक्कर में पढ़ करके सिर्फ, आप खुद देखती होंगी रितंधरा जी, सिर्फ हमारे शहर की बात नहीं, हर शहर में एक प्रस्तुति किया, एक शो किया, उसकी कटिंग लगा के भेज दी, उसकी वीडियो भेज दिया, और बिल्कुल अगले सर। के लिए अप्लाई कर दिया, और साल भर इंतजार करते हैं दूसरी आए तब। तो धीरे 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 वो आपस में, अब तो आप खुद देखती होंगी कि वो एक बिल्कुल। पोस्टर बन जाता है, उसको व्हाट्सएप में भेज देते हैं, कोई किसी को फोन भी नहीं करता है कि आप आइएगा। रामचंद्र गुप्ती जी हमेशा कहते थे, जब तक मेरे पास कार्ड मेरे नाम का लिखा हुआ नहीं आएगा, तब तक मैं उस प्रस्तुति को देखने नहीं जाऊंगा। और डॉक्टर सदबत सिन्हा ने उन्हें सिखाया था, क्योंकि एक बार उन लोगों ने ये प्रश्न उठाया था, आप तो इतने सबके जान पहचान है इतना इलाहाबाद में, तो क्यों नहीं आप पैसा ले आते हैं, हम लोग को टिकट बेचने के लिए सबके घर घर भेजते हैं। तो सदबत सिन्हा ने उसी समय आगाह किया था कि पैसा आ जाएगा तो अपने साथ बहुत सा ऐब लाएगा, और ऐब लाए हैं। रितंधरा जी, आप खुद समझ रही हैं, जी यहीं के नहीं पूरे भारतवर्ष जी जी। के, और वो सारे हमारे मित्रों को बिल्कुल। जिनको बड़े बड़े ग्रांट मिले हैं, वो साथ साथ बहुत से
ऐप भी आ गए हैं, रिलेशंस जी, खत्म हो गए हैं। यही लोग जो आपने बहुत अच्छा, मैं उस पर थोड़ा और विस्तार से बोलूंगा कि जो लोग मेरे पास आते थे बैंकों में, दादा 10 रुपए दे दीजिए, दादा 20 रुपए दे दीजिए, हम लोग नाटक कर रहे हैं, दादा ये कार्ड है, खड़े हैं, अच्छा बोलो बेटा, दादा कुछ सहयोग राशि जेब से जो भी संभव हुआ दिया। तो एक इंटरेक्शन होता था, किसका नाटक कर रहे हो, किसका है, क्या है, बिल्कुल। तो एक जो मिलते थे हम लोग। लेकिन इधर क्या है, व्हाट्सएप में आपके चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो ऐसे में आप बताइए कौन वरिष्ठ जाएगा। और बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। दुख की बात कि मैं जहां रिहर्सल करता हूँ वहां पर कई और रिहर्सलें होती हैं, कभी कोई इनवाइट नहीं करता, क्योंकि ग्रांट पा रहे बिल्कुल। हैं। वो बड़े बड़े पोस्टर्स रंगीन, आज तक मैं पोस्टर्स हाथ से बनाता हूँ, हमेशा हाथ से चिपका के लगाता हूँ, लेकिन वो रंगीन रंगीन पोस्टर मुझे दिखाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए लग जाता है। एक दिन मैंने पूछा भी, आपको मालूम होना चाहिए, देख लीजिए सामने पोस्टर है, आपको देखना चाहिए, बिल्कुल, आपको आना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि आप मनुष्य से नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, आप उस फंड से जोड़ना चाह रहे हैं। और ऐसे तो रंगकर्म नहीं हो सकता, और कुछ हो सकता है। तो आपका बिल्कुल, उद्देश्य रंगकर्म नहीं है। मैं बार बार कहता बिल्कुल। हूं, मैं भारत जन विज्ञान जत्था से जुड़ा था, और भी बहुत सारे गांव में जाने का मौका मिला, विभिन्न परियोजनाओं में, सरकारी नहीं, विभिन्न अपने साथियों की परियोजना। वहां पर आप जाएं तो वहां आपको वहां के लोग आपकी पूरी टीम को खिलाते हैं, ठहराते हैं। और अगर आपने अपना अंगोछा बिछा दिया तो इतने पैसे आ जाते हैं। आप अगर हर हर रविवार को ठान लें कि एक गांव में जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो साल भर का आपका ग्रांट की तरफ मुंह देखते हैं, वो नहीं देखना पड़ेगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा। और आप खुद अपना परिवार भी चला सकते हैं, लेकिन जद्दोजहद तो करनी होगी, लोगों तक जाना बिल्कुल, पड़ेगा। ये बिल्कुल बहुत दादा। आसान सा हो गया, भर दिया किसी जुगाड़ करके, क्योंकि वो सब कला नहीं आती है। तो वो बिल्कुल। सब कलाएं जिनको आती हैं उनको मुबारक। मैं इसके आगे और कुछ नहीं। लेकिन ग्रांटों ने थिएटर को खराब ही किया है, अच्छा नहीं किया। दादा विद्युत जी कह रही है मैनेजर बढ़ गए हैं। हाँ, मैनेजरों की संख्या बहुत बढ़ गई, ठेकेदार, उसको मैं ठेकेदार बोलता हूँ। कुछ बिल्कुल। ठेकेदार भी बन गए हैं कुछ। कई जी, लोगों को जी, कहते जी। हैं कि मैं तुम्हारा 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 पास कर दूंगा, करवा दूंगा। जी, तो ठेकेदारों की संख्या बढ़ गई, मैनेजरों की संख्या बढ़ गई। लेकिन हम लोग तो जी। कल्पनाशील निर्देशक, हम मैनेजर नहीं बन सकते। ब्रांच में मैनेजर नहीं बने तो यहाँ क्या मैनेजर बनेंगे। एक देवाशीष जी ने एक और प्रश्न किया है, दादा आपको नहीं लगता जी, कि जब आप जनमानस के बीच नाटक करते हैं तो सिर्फ समस्याएं ही रखनी जी। क्या जरूरी है? क्या नाटक में उन्हें उन समस्याओं के समाधान भी सुझाने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, हम तब तक किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते हैं जब तक हम उनके दुख सुख को अपनी प्रस्तुतियों में नहीं रखते हैं। उनके वो जिन जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन प्रस्तुतियों को नहीं रख सकते। जैसे आज के जो नाटक लिखे जाएंगे या लिखे जा रहे हैं, वो इस पेंडेमिक में हमारे जो मजदूर लोग बड़े बड़े शहरों से गांव में गए, उनकी क्या तकलीफें हुई, मनुष्य की क्या दुख हैं, क्या समस्याएं हैं, उनको आपको एकत्रित करके नाटक लिखना होगा। साथ ही साथ हम कोई समाधान कैसे देंगे, हम तो उन स्थितियों को रखते हैं, वहां वहां पर उंगली उठा रहे हैं जहां जहां हमें कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ हम अंत में एक संदेश तो देते ही हैं। जैसे बिल्कुल, बादल दा बिल्कुल का, दादा। जरूर उन्होंने जुलूस पढ़ा होगा कि एक जुलूस आ रहा है, एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला जुलूस। आप तरह तरह के जुलूस देखते हैं। जैसे प्रेमचंद्र जी ने जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, राजनीति के साहित्य राजनीति के आगे चलने वाला मशाल है। तो ये मशाल कहाँ है आज? आज कौन साहित्यकार को पूछ रहा है, कौन रंगकर्मियों को पूछ रहा है, कौन नाटककार को पूछ रहा है, कौन राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग? राजनीति के आगे मशाल लेकर के हम चलेंगे तो वही तो रास्ता दिखाएगा। जब मशाल ही नहीं रहेगा तो
आगे जाके तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो इसलिए उस जी। मशाल को साथ लेके चलना है। ये इस बात को अगर जुलूस नाटक में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया और मुझे बिल्कुल। लगता है चटर्जी दास जो पूछ रहे हैं, समस्याएं दिखाते हैं, लेकिन लास्ट में उन समस्याओं का निवारण अगर हम एक दे देंगे तो वो उनके लिए नज़ीर हो जाएगा कि ये है और वो संतुष्ट होकर चले जाएंगे। हम जी। उनको कुछ ऐसा दें कि वो उस प्रस्तुति को देख के रात भर सो न सकें, कई कई दिन तक सोचें कि इन समस्याओं को कैसे हम आगे, और हर एक की समस्याएं अलग अलग होंगी, उनको खुद ही उनको जूझना भी पड़ेगा। हम सिर्फ एक मशाल का काम कर सकते हैं, उस बिल्कुल, मशाल को बिल्कुल लेके दादा। आप ही को चलना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। दादा, एक रंजन श्रीवास्तव जी का भी प्रश्न है कि पारसी थिएटर पर अपने अनुभव साझा कीजिए। पारसी थिएटर, हम जब जन्म हुआ तो पारसी थिएटर तो खत्म हो चुका था, सुनते थे। आप कभी भी मुगले आजम देख लीजिए तो उसमें आपको पारसी थिएटर के बड़े कलाकार पृथ्वीराज कपूर दिखाई देंगे, ठीक है ना। वो पर्दे में होता था। लेकिन जो हम लोगों ने रामलीलाएं देखी हैं तो उसमें 4 पर्दे गिरते थे। एक में एक दरबार होता था, एक में जंगल होता था, एक में एक घर का होता, तो इस तरह 7-8 होते थे, वो सीन बदलते हैं। तो आजकल तो ये सब खत्म हो गया। तो पारसी थिएटर के मेरा अपना तो कोई अनुभव नहीं कि मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन पारसी थिएटर पर अभी रणवीर सिंह जो एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी है। जी। उस किताब को आप अमेज़न से मंगवाइए, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसको मंगाइए, आपको पारसी थिएटर के बारे में मालूम चल जाएगा। और पारसी थिएटर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए, आपको मालूम। नौटंकी के बारे में बता सकता हूँ, इसलिए कि नौटंकी की महान कलाकार गुलाब बाई को कानपुर नहीं में समझ मैंने में आया। देखा है, उनको। जी। दादा, एक राकेश जी का प्रश्न है, दर्शकों को खुद प्रश्न करने के लिए उत्प्रेरित कैसे करते हैं? राकेश जी, जी। उसका 2 तरीके से हो सकता है कि हम दर्शकों को प्रश्न करने के लिए कैसे उत्प्रेरित करें। जैसे आप प्रस्तुति आपने कर दी, उसके बाद वहां पर दर्शकों के साथ साझा कीजिए, बैठिए दर्शकों के साथ। कभी कभी होता है कि जब जैसे आप गांव में गए तो उनके पास समय ही समय है, और गांव में तो वो लोग चाहते हैं कि पूरे रात भर आप दिखाइए उनको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग दिनों में जाते हैं, उनके साथ किसी पेड़ के पीछे बैठिए, तो आपको कभी कभी लगेगा कि वो लोग उस तरीके से नाटक को समझ गए हैं जिस तरीके से आप नहीं समझ पाए हैं। आप एक बार इंटरेक्शन करके तो देखें। हर समय आप ये क्यों समझते हैं कि आप ही उन्हें समझाने जा रहे हैं। कभी कभी आप प्रस्तुति के बाद उनके साथ बैठ करके इंटरेक्शन कीजिए, तादात्म्य कीजिए, इंटीमेटसी बढ़ाइए, तो देखिए उनसे भी आपको बहुत कुछ अपने नाटक में तब्दीली करने का या अपने नाटकों को समझने का एक अनुभव हो जाएगा। प्रश्न इसी तरह हो सकते हैं कि जैसे हम लोग पहले करते थे, अपनी प्रस्तुति बिल्कुल। के बाद दूसरे दिन लोगों को बुलाते थे, उस पर गोष्ठी करते थे, ये परंपरा खत्म हो गई है। जरूर। दादा, एक जी। जी एक जी। प्रश्न और भी है सत्यव्रत राव सर का कि ग्रांट जी। ना पाने के वजह से जो कुछ अच्छे निर्देशक हैं नहीं कर पा रहे हैं। आ, ये प्रश्न हम लोग आ, अनुदान जीवी नहीं है, अनुराग जीवी हैं। तो जो लोग ग्रांट नहीं लेते हैं, उस दिन जी। मैंने कुछ अपने मित्रों के परेशानियों को देख करके हैशटैग करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लीज सैंक्शन, प्लीज रिलीज सैंक्शनड रेपर्टरी ग्रांट टू ऑल ग्रुप्स, जिनकी सैंक्शन हो चुकी हैं 19, 20, 20, 21 की सैंक्शन जो हो गई वो तो दीजिए। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं जिनके लिए लड़ रहा था उन्होंने किसी तरह का कोई कमेंट इसमें नहीं किया। अब हमारे एक इलाहाबाद के साथी उन्होंने लिखा जिनको ग्रांट नहीं मिलती वो क्या करें। तो मैंने उनसे सिर्फ कहा कि बच्चा अगर रोएगा नहीं तो उसको दूध कुछ नहीं देगा। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। घर से निकलिए तो, एक बार आप निकलिए तो। हम लोग
कहीं ना कहीं डर के बैठे हुए हैं। हमने तो इमरजेंसी भी देखा है, इमरजेंसी भी खतरनाक समय है, लेकिन निकलना पड़ेगा, अपनी समस्याओं को लेके निकलना पड़ेगा। और उसके लिए आप संगठित होइए, संगठित होना बहुत जरूरी है। ग्रांट ने हमारे संगठन को तोड़ा है, हमारे कलाकारों को तोड़ा है, कलाकार संघों को तोड़ा है, कलाकारों की एकता को तोड़ा है। इसलिए हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक आप एकजुट नहीं होंगे आपकी बिल्कुल बात कोई नहीं सुनेगा। तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दादा, अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर भी हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि समकालीन रंगमंच के विषय में आपकी क्या अवधारणा है? समकालीन क्या होता है? समकालीन ये होता है कि आज जो हो रहा है, तो जी जी दिल पर हाथ रख के कहिए, हम लोग जो टीवी में देखते हैं, इलाहाबाद जी बनारस के जो इतने बिल्कुल दृश्य दादा। दिखाए जा रहे हैं, क्या द्रवित हैं कि केवल जी संख्या देख रहे हैं? जैसे आईपीएल मैच हो रहा है, 4,40,336, क्या आज कम हो गए, आज बढ़ गए, आज ये जी कहीं संवेदनशील हो? क्या हमने उस पर कोई कविता लिखी, कोई कविता पोस्ट की? केवल बर्थडे, केवल मैरिज एनिवर्सरियां, यही सब फोटोएं लगाएंगे? एको कविताएं, एको बात सी लिखी? कहाँ डर है आपको? अगर आप सब लोग निकल पड़ेंगे तो सही सही बात है सिस्टम, दादा। हाँ, सिस्टम बिल्कुल को खत्म होना ही पड़ेगा। तो ये हमारे ये जो ग्रांट है, इन्होंने सारे संगठनों को, सारे कलाकारों को तोड़ दिया है। तो अभी भी समय रहते बिल्कुल चेते जाइए, समय बहुत खराब आ रहा है, चेतिए, बिल्कुल चेतिए। बिल्कुल बिल्कुल दादा, हमसे एसके यादव भी जुड़ चुके हैं, यादव जी। अरे और बाबा, उन्होंने कहा नमस्ते है कि यादव जी। जी, और वो लिखते हैं कि आप ग्रांट के महत्व को समझते हुए दूसरों को ग्रांट दिए जाने की वकालत भी करते हैं, नहीं, ग्रांट देखिए देने से सवाल ये परहेज है, करते हैं। नहीं, ग्रांट लेना जी बुरी बात नहीं है, लेकिन ग्रांट लेके एक प्रस्तुति जी कर देना, ग्रांट का जो अमाउंट है उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं करना। आप अपने लिए रखिए ना कि मेरे डायरेक्टर फीस 1 लाख रुपए, 5 लाख बिल्कुल रुपए अगर आपको मिल रहा है, 1 लाख रुपए रखिए अपना कि मैं 1 लाख का डायरेक्टर हूँ। लेकिन अपने कलाकारों को दीजिए, अपने सबको दीजिए, और इतना बचा लीजिए उसमें से कि वर्ष भर आप उस प्रस्तुति के कम से कम नहीं तो 50 शोज कर सकते। एक प्रस्तुति तक क्यों रहते हैं? बिल्कुल तो अ, द- मैं उसका हिमायती नहीं हूं कि आपने एक किया जी और अगले के लिए बिल्कुल बैठे क्या कर रहे हैं। वो दादा गया है, कब आएगा, सैंक्शन हो गया है, अभी तक आया नहीं, ये नहीं चलेगा भैया। तब आप बिल्कुल बिल्कुल नाटक के लिए दादा। नहीं, तब दादा जाके एक आप आध किसी प्रश्न और और है, चीज कर पढ़ दूं? कर दीजिए, कर दीजिए। बिल्कुल दादा जी, एक योगेंद्र मिश्र ने आपसे पूछा है कि पूर्णकालिक रंगकर्मियों की आर्थिक स्थिति को आप किस रूप में विश्लेषित करेंगे? पूर्णकालिक रंगकर्म, वही तो सबसे पहली बात है कि आप रंगकर्म क्यों कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, जी और हमारी भारतवर्ष में अभी ये स्थिति नहीं हुई है कि आप जिस तरह की जीवन जीना चाहते हैं वो उससे, रंगकर्म से या किसी भी कला से हो सकता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग डांस जी में हैं, या तो वो घरों में डांसेस चला रहे हैं, क्लासेस चला रहे हैं। इसमें हमारे शहर के 2 लोग आप देख ही रहे हैं। हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के डांस के, राकेश यादव मैं नाम ले सकता हूँ, वो पूरी अपने परिवार दिन भर डांस की क्लासेस करके, कथक की क्लासेस विभिन्न जगहों पे सिखा करके कर रहा है। मेरा कहना है कि अगर आपको पूर्णकालिक होना है तो उसके साथ साथ आप केवल अपने ग्रुप से ही नहीं, आपको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले बंसी कौल जी आए थे, उन्होंने कहा कि, और मेरे गुरुओं ने कहा, रंगकर्म से कभी कमाने की नहीं सोचो, कमाने के लिए कोई दूसरी विधा चुनो। तो दूसरी विधा, मैंने नौकरी चुन ली, यूनियन बैंक में नौकरी चुन ली। आप टीचिंग सुन सकती हैं, आप वकालत करती हैं, है ना? जी तो कोई बिल्कुल दूसरा दादा, साधन तो चुनना पड़ेगा। ये तो आप शौक के तौर पर आए थे ना थिएटर में, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन तो प्रोफेशनल के तौर पे नहीं आए थे ना। और दादा वो और इस शुरू से बात को मुझे लग रहा नहीं, दादा वो मैंने शुरू कहा से बंसी जुड़े कौल नहीं जी थे। ने इस बात को जी बहुत अच्छी तरह बताया था जी। जी जी जी
शुरू से लग रहा मिश्रा जी जुड़े नहीं थे, नहीं तो आप ये पहले बात कर चुके थे। सुषमा शर्मा भी एक और प्रश्न कर रही हैं कि अभिनेता में नेतृत्व की भावना, बहुत प्रश्न कर रही है, अभिनेता में नेतृत्व की भावना ज्यादा अच्छी होती है या नेता में अभिनय क्षमता? नेता लोग तो कितना अच्छा अभिनय करते हैं, आप देख ही रहे हैं। हम सब कलाकार मतलब फीके पड़ जाएंगे किस तरीके से अपने भाषणों में रो देते नेता हैं, सब कुछ। नेता डबल अभिनय करते हैं। हाँ, तो उनमें ज्यादा कला है ना। तो वो तो नेतागिरी करते हुए अभिनेता बन गए, लेकिन हमारे अभिनेता क्यों नहीं बनता? नेतृत्व की क्षमता जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। और आपने मेरी वर्कशॉप की है रितंद्रा जी, आप जानती हैं कि मैं लीडर ही बनाता हूँ, है ना। बिल्कुल। और दादा मैं यहाँ आपको रोक के कहना चाहूंगी कि इतनी दूर कीटगंज से मैं आपके वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस था, वहाँ पे मैं साइकिल से जाती थी, और एक चीज बड़ी अच्छी लगती थी, अनुशासन। आपका अनुशासन हमें इतना प्रिय था, और कहीं ना कहीं अंदर लगाव था, डर के मारे कि दादा भी डांट देंगे या उससे बाहर निकाल दे, तो ये सब चीजें अंदर थी उस समय। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के जी चाय पी के भाग लेते थे कि मेरा रंगकर्म जो है हमारे विभिन्न गुरुओं द्वारा दिया गया प्रसादी है, वो मैंने सीखा है, कारण जी से मैंने सीखा है। कारण जी कहते थे कि शिक्षक को कभी भी देर से अपने कार्यशाला में नहीं आना चाहिए, 10 मिनट पहले आना चाहिए। और हमने आपको बताया था कि रामकृष्ण मिशन में वो एक एक का नाम जानते थे, करीब 1000 बच्चे हैं, सबका नाम जानते हैं। तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ग्रुप में भी कुछ शिक्षक हैं। हमने कहा देश में जो कुछ हो रहा है उसके सारे दोषी आपने। बोले कैसे कैसे? मैंने कहा कि शिक्षक वो व्यक्ति होता है, मेरे भी बच्चे थे, कि पापा आज टीचर ने ये कहा है 3 और +2 5, मैं कहने 4 + 1 5, नहीं, टीचर ने कहा 3 + 2, या ये पेन लाना है, यही पेन लाना है, ये उसको दूसरा पेन ला के दीजिए, नहीं, टीचर ने कहा यही पेन लाना। तो टीचर कितना महत्वपूर्ण है बचपन से। तो टीचर लोग, मैं जो भी शिक्षक लोग देख रहे हैं या शिक्षक बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे देश की हालत जो आज यहाँ तक पहुंची है उसमें और कोई नहीं, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है हमारे भारतवर्ष के क्या, मनुष्य को मनुष्य बनाने में, उनकी मनुष्यता को लाने के लिए शिक्षकों की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल दादा। और दादा बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, और मुझे वो दिन भी याद है जब आपके निर्देशन में मैं एक और दुर्घटना, मुझे प्रणव दादा बहुत याद आ रहे, बहुत कुछ सिखाते थे उसमें जो है, और हम लोग उसका शो बाहर भी किए थे, और पहला एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हम अपने शहर में दिवंगत हुए सारे रंगकर्मियों को बिल्कुल अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, चाहे वो शशिकांत शर्मा हो, अपने राम गुप्ता जी हो, रामचंद्र गुप्ता जी हो, है ना, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जी हो, और अभी हम सब की प्यारी सफलता नायर हो। इन लोगों का जाना, इन लोगों की जगह कोई ले नहीं सकता है, चाहे वो शशिकांत हो, चाहे सफलता हो। और ये जो 2 बड़े हमारे शहर से चले गए, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा हो, चाहे रामचंद्र गुप्ता हो, उनके पास बैठ करके ऊर्जा मिलती थी, और कैसे 4-5 घंटे बीत जाते थे पता नहीं चलती। अभी ये ऊर्जा कहाँ से लेंगे, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? बिल्कुल भौतिक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इनसे जो हमें ऊर्जा मिलती थी ऑक्सीजन के रूप में, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? ये सही में बहुत दादा मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आज के समय में जो कोरोना महामारी का चल रहा है, तो आप जो हमारे रंगकर्मी साथी हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज मैं आया हूँ, हमारे बहुत सारे साथियों से हमने बात किया,
तो मन स्थिति नहीं है अभी जी इस तरह के कार्यक्रमों को करने की, है ना? जी पिछले साल खुद तुमने रितंद्रा देखा होगा कि समानांतर इंटरनेट बिल्कुल थिएटर, फेसबुक के लाइव से हमने कितने कार्यक्रम किए थे। हर रविवार किए थे। बादल दा का वो पूरा वो मनाया था हिरोशिमा नागासाकी दिवस मनाया था। बहुत कुछ किया था पूरे साल भर। त्रिपटा के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए। लेकिन इस साल बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार बिल्कुल हर घर में फोन करिए तो कोई न कोई आत्मीय चला गया। इसलिए जब भी मैं किसी से फोन करता हूँ तो पहले घर का हालचाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद उसे जन्मदिन की या शादी की बधाई देता हूँ पहले। तो हम कहीं न कहीं से टूटे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस कोरोना काल में अपने इम्यूनिटी को बना के रखना, अपने विलनेस को, अपने पॉजिटिविटी को बना के रखना है। तो योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये मैं जब मैं पुणे में था 3 बार करता था दिन में। और साथ ही साथ इतना लेखन काम हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इस बार नहीं हो पा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है बिल्कुल कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे फोन कीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मुझसे किताबें ले जाइए, पढ़िए, कुछ टास्क ले जाइए, कविताएं पढ़िए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। ये मौका फिर नहीं आएगा, क्योंकि घर में रहने का इससे अच्छा समय परिवार को दीजिए और मित्रों से बात कीजिए। लाल बहादुर वर्मा जी हमेशा मित्र मित्रता बिल्कुल की बात करते थे। तो हमने तय कर लिया था कि रोज 5 मित्रों को फोन करेंगे और 5 नए मित्र बनाएंगे। तो आप 5 नहीं, 1 रोज मित्र बनाइए, फेसबुक वाले नहीं, बिल्कुल आप फोन करके बनाइए, अपने अड़ोस पड़ोस बिल्कुल में उनके बिल्कुल सुख दादा दुख में शामिल होइए। तब देखिए आपका अकेलापन कैसे दूर होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको आएगी। प्राणायाम, ध्यान, फिजिकल एक्सरसाइजेज ये जरूर कीजिए। जो मेरे वर्कशॉप किए हैं थिएटर या कोई किसी की भी वर्कशॉप में है, तो आप निश्चित जानते हैं निश्चित रूप कि से कैसे दादा क्या होता है। ये करना चाहिए और इस समय खूब पढ़ना चाहिए, निश्चित खूब लिखना चाहिए और बिल्कुल दादा अपने सीनियरों से खूब बात कीजिए। वो भी खाली बैठे हैं, अपने बिल्कुल सीनियरों से बात कीजिए। शहर बिल्कुल के मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने विधा के लोगों से नहीं बात करेंगे। जैसा कि थिएटर में सारी ललित कलाएं हैं, तो आप पेंटर से बात क्यों नहीं करेंगे? आप अजय जेटली जी से बात क्यों नहीं करेंगे? आप उर्मिला शर्मा जी से बात क्यों नहीं करेंगे? आप सरोज ढींगरा जी से बात क्यों नहीं करेंगे? सबसे कीजिए ना। आप बिल्कुल इनरिच होंगे। बिल्कुल तो ललित कलाओं के सारे कलाकारों से बात कीजिए। देखिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल इनरिच होंगे। बिल्कुल दादा मेरे निवेदन पर आपने बहुत सारी बातों यहाँ पे मंच पे आए मेरे और बहुत सारी जी बातों को साझा किया, इसके लिए बहुत जी बहुत धन्यवाद दादा नहीं नहीं, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि क्योंकि पिछले दादा साल भी असल तुम में क्या है जी पिछले साल भी तुम चाह रही थी और इस साल जी भी जी तुम चाह रही थी 20 तारीख को। लेकिन जी जी परिस्थितियां वैसी थी नहीं। तो बहुत अच्छा बिल्कुल हुआ कि तुमने सतव्रत राउत जी को तैयार किया और वो उस दिन आए भी। और वो बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल लोगों को बार बार बिल, सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए उनके टेप। बिल्कुल दादा बहुत अच्छा। ओके और बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद तारीफ दादा की, इसमें उन्होंने जी तारीफ की तुम्हारी कि जी बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था। जी 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 बस आप लोग बहुत ऐसे ही मनोबल प्रोत्साहन मेरा बढ़ाते रहिए तो हम तो कुछ कुछ लीडरशिप की क्वालिटी तो है ही है दादा, वो बात अलग है कि जी जी। कहीं स्थिति आप नहीं बन लोग पाई आ, जी आप लोगों पर मैंने कहानी भी लिखी है, कीप इट अप। हाँ वो बिल्कुल दादा और उसकी चलिए उसकी फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे। मैं सोच रही थी कि उसको कहीं परफॉर्म करें उसके बाद उस पर विचार विमर्श को हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चलिए तुम पिछले 5 साल से बोल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपकी 2 अभिनेत्रियां नहीं तैयार होती है, मैं तो तैयार हूँ नहीं नहीं, तैयार कर लो उन लोगों को। जी 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 नहीं किसी दिन विचार बनाते हैं कभी मेरे तो मेरे साथ जो जो साथी जुड़े हैं उन सबका आभार कि आपने समय दिया। और देखिए कितना अच्छा बिल्कुल लग रहा है। हम आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति, बिल्कुल अनुपस्थिति में भी उपस्थिति है। इसमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मिल रहा है। बिल्कुल और मेरी बातों से अगर बिल्कुल किसी दादा को बहुत कष्ट सारे हुआ हो। लोग जुड़े हुए हैं और जी जी सबने सब प्रोग्राम देख रहे हैं हम लोग को। और जो आज के परिवेश में दादा जो ये व्यक्ति के अंदर जो एक भय है जो अभी जी आपने बताई ना उसको जरूरत है, वो करने की जरूरत है। हर आदमी भयभीत है इस
महामारी से, तो वो कहीं न कहीं सिर्फ जी, वो सिर्फ एक विज्ञापन नहीं देखें कि डर के आगे जीत बिल्कुल, है और वो बिल्कुल, क्या बिल्कुल, पीते हैं वो न पिए। आप खुद जीवन में कहिए डर के आगे जीत है, हार बिल्कुल के दादा, आगे बिल्कुल, जीत है, हार के आगे जीत बिल्कुल, है और हारता हुआ आदमी भी जीत जाता है, तो डर के आगे जीत है। ये कह के बिल्कुल, थिएटर को आगे बढ़ाना है और गाँव में बिल्कुल, जाना है। आप जानते हैं कि परसों 25 मई है, 25 मई को इट्टा का जो सबसे बड़ा संगठन है, हमारे रंगमंच का सबसे बड़ा आईपीटीए, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, उसके 89 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे पुरानी संस्था है, उसका स्थापना दिवस है 25 तारीख को और उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम आपको फ्री में दिखाई देगा, तो उससे ज़रूर जुड़िए। और बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इट्टा से ही जुड़िए, लेकिन आप गाँव-गाँव में ज़रूर जाइए, उन विचारों से बिल्कुल, जुड़िए, लोगों से जुड़िए, लोगों की समस्याओं से जुड़िए। देखिए, लोग आपकी समस्याओं से जुड़ जाएँगे। जब बिल्कुल आप दादा, उनके समस्याओं से जुड़ेंगे, तो वो भी आपकी समस्याओं से जुड़ेंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद दादा।